मैं 5 भाइयों की इकलौती बहन थी और मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन मैं ज्यों-ज्यों बड़ी हो रही थी, अब्बा मुझे छत पे जाने से मना करते थे क्योंकि वहाँ एक कमरा था जो कई सालों से बंद था, जिसको हर वक्त ताला लगा रहता था। अब्बा ने मुझे वहाँ जाने से मना किया हुआ था। मुझे अब शक होने लगा था क्योंकि अब्बा वहाँ हर रोज शाम के टाइम जाते और सुबह सवेरे वहाँ से निकलते। मैं राज जानना चाहती थी। एक दिन मैंने चाबी चुरा ली और डरते हुए दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह लरज गई क्योंकि वहाँ तो 4 औरतें। मेरा नाम इशाल है और ये नाम इसलिए मुझे दिया गया क्योंकि मैं बेहद हसीन थी और मेरी आंखें सब्ज थी। मैं 5 भाइयों की इकलौती बहन थी। हम हमारी खानदानी हवेली में रहते थे। मेरे वालिद साहिब इलाके के सबसे बाअसर नेक और अमीर इंसान थे। इलाके में मेरे वालिद साहब की बहुत इज्जत थी। लोग अपने मसाइल हल करवाने के लिए इनके पास आते थे और वो जरगों में भी जाया करते थे। वो बहुत दीनदार और नेक इंसान माने जाते थे। मेरे 5 भाइयों को मेरे वालिद साहब ने मुल्क से बाहर भेज दिया था क्योंकि हमारे खानदान में लड़के तालीम हासिल करने के लिए मुल्क से बाहर जाते थे, जबकि लड़कियों की तालीम घर में ही करवाई जाती थी। मुझे मेरे वालिद साहब ने बहुत लाड से रखा हुआ था, लेकिन इनके लाड करने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ था। वो बहुत सख्त मिजाज इंसान थे, लेकिन यही काफी था कि इन्होंने आज तक मुझे डांटा नहीं था। एक दफा उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था और वो भी इस बात पर क्योंकि मैंने एक ऐसी जगह जाने की कोशिश की थी जहाँ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी, और वो थी तीसरी मंजिल जहाँ पर एक कमरा बना हुआ था जहाँ कोई भी नहीं चाहता था। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। मुझे बचपन से ही इस कमरे में जाने का बहुत शौक था। कहते हैं कि इंसान को जिस काम से मना किया जाए इस काम को करने के लिए और भी बेचैन हो जाता है। मेरे साथ भी यही मामला हुआ था। जब आखिरी बार मैंने इस कमरे में जाने की कोशिश की उस टाइम मेरी उम्र 14 साल थी और मेरे वालिद साहब ने इसी बात पर मुझे थप्पड़ मारा था। वो भी इतना जोरदार था कि मैं उसे आज तक नहीं भूली थी। अब मैं 17 साल की थी और अब भी मेरे अंदर ये तजस्सुस जिंदा था। और सिर्फ इतना ही नहीं कि इस कमरे में जाने से रोका गया था, ये बात तो थी कि इस कमरे में कोई ना कोई मौजूद था। अक्सर इस कमरे की लाइट जल रही होती थी, वहाँ पर रोशनी नजर आती थी। अजीब बात ये थी कि वो रोशनी दिन के वक्त बंद कर दी जाती और रात को नजर आती। एक दिन मैंने देखा कि सारी हवेली में सब ने खाना खा लिया और कुछ खाना जो बच गया था वो मैंने खुद मुलाजमा के सर पर खड़े होकर फ्रिज में रखवाया था, मगर सुबह खाना फ्रिज से गायब था। हमारे घर में इसी तरह खाने पीने की चीजें गायब हो जाती थी। क्योंकि इस घर में मैं ही एक खातून बाकी थी, इसलिए इन मामलात पर मेरी नजर होती थी। एक दिन तो मैंने कुछ बहुत ही अजीब देखा। मैंने देखा कि अब्बा इस तीसरी मंजिल से नीचे आ रहे थे। इससे मंजिल की हालत तो तकरीबन खंडर जैसी बन चुकी थी क्योंकि ना वहाँ कोई रिहाइश थी और ना ही वहाँ की सफाई करवाई जाती थी। फिर अब्बा इस मंजिल पर क्या करने गए थे, इसी बात के जेरे असर आकर अगली रात मैंने अब्बा की निगरानी की। मैं ये देखना चाहती थी कि वो तीसरी मंजिल पर जाते हैं या नहीं, पर 2-3 दिन वो वहाँ नहीं गए और फिर एक दिन मैंने इनको इस तरफ जाते हुए देख लिया। उस दिन मैंने ये भी देखा कि इस कमरे की चाबी मेरे अब्बा के पास थी। इन्होंने बहुत ही एहतियात से दरवाजा खोला। मैं इस दिन बहुत डरी हुई थी, लेकिन वहाँ मौजूद थी। दरवाजा खोला तो इस कमरे में बहुत अंधेरा था। ये तो तय था कि वो कमरा बहुत बड़ा था। मेरे अब्बा ने कमरे में लाइट ऑन की, बल्कि पहला दरवाजा बंद किया और इसके बाद लाइट ऑन की, जिससे मैं ये देख नहीं पाई कि अंदर कौन है। अब्बा इस कमरे में 4 घंटे तक रहे थे और 4 घंटे बाद जब सुबह की अजान होने को थी तो अब्बा इस कमरे से निकलकर अपने कमरे में चले गए और कमरे को फिर से ताला लगा दिया। अब तो मैं सर से लेकर पांव तक तजस्सुस से भर गई थी। वहाँ 4 घंटे तक अब्बा का क्या काम था? भला कोई खाली कमरे में 4 घंटे तक क्या कर सकता है? मैंने इरादा कर लिया कि मैं ये जान कर ही रहूंगी कि इस कमरे में कौन है, लेकिन इसके लिए मुझे सबसे पहले इस कमरे की चाबी हासिल करनी थी और ये काम भी बहुत मुश्किल था। मैंने चाबी चोरी करने का प्लान ही बनाया, बल्कि निशान एक साबुन के टुकड़े पर ले लिया और हवेली की सबसे भरोसेमंद मुलाजमा से कहा कि वो ये चाबी बनवा कर लाए। एक हफ्ते तक चाबी मेरे हाथ में आ चुकी थी, जो बिल्कुल इस नकल थी जो चाबी अब्बा के पास थी। किस्मत से अब्बा रात के लिए कहीं गए हुए थे। मुझे बता कर गए थे कि रात को घर नहीं आएंगे, इसलिए मुझे ये आज ही रात करना था। मैं डरी हुई तो बहुत थी, पर मैंने इरादा कर लिया क्योंकि आज की रात का ही मेरे पास मौका था। रात का वक्त था। मैं नहीं जानती थी
कि आज मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी कि मैं इस जगह जा रही थी जहाँ जाने के बारे में मैंने सोचा तो बेशक था, लेकिन कभी भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत पैदा नहीं हुई थी और आज मेरे कदम इस तरफ बढ़ रहे थे। कदम कदम पर मुझे एहसास होता कि कहीं कोई मेरे पीछे तो नहीं आ रहा। मैं बार बार पीछे मुड़ कर देखती थी। मैं अभी से ही पसीने से शराबोर हो रही थी कि आगे चलकर मेरे सामने क्या होने वाला था। मेरे हाथ में इस कमरे की चाबी थी, इसे मैंने बड़ी मुश्किल से हासिल किया था और अब मैं इस कमरे के सामने खड़ी थी। मुझे इस कमरे के अंदर जाना था, लेकिन मुझे अभी से ही डर लग रहा था। मैंने कांपते हाथों से चाबी को ताले में डाला और चाबी घुमाई। एक नजर मैंने पीछे पलट कर देखा, पर पीछे कोई नहीं था। इतना तो मैं जानती थी कि अगर आज मैं पकड़ी गई और अब्बा ने मुझे यहाँ देख लिया तो सिर्फ थप्पड़ से काम नहीं चलेगा। शायद वो मुझे भी हवेली के किसी कमरे में बंद कर देंगे। मैंने दरवाजा खोला तो कमरे में अंधेरा था। मैंने जैसे ही लाइट ऑन की, मेरी आंखें चौंक गई। लाइट की रोशनी से नहीं, बल्कि सामने का मंजर देखकर। वहां कुछ ऐसा मौजूद था जिसे देखकर मेरी रूह लरस उठी थी। मेरी सोच इस तक कभी गई ही नहीं थी कि इस कमरे में क्या हो सकता था। इस कमरे में 4 औरतें कैद थीं, जिसमें से एक औरत बहुत बुरी लग रही थी और 3 औरतें तकरीबन मेरी उम्र के आसपास की थीं। वो 3 लड़कियां शायद मुझसे कुछ साल बड़ी या कुछ साल छोटी मालूम हो रही थीं। इनकी हालत बहुत बुरी थी। इनके कपड़े फटे पुराने और इनके सोने के लिए कमरे में सिर्फ एक चटाई थी जिस पर तकिए भी नहीं रखे गए थे। वो खुद भी थोड़ा बहुत साफ कर लिया करती थी, लेकिन कभी भी इस कमरे को पानी से धोया नहीं गया था। इसकी वजह से वहां एक अजीब सी बू आ रही थी। वो औरतें कम रूहें ज्यादा लग रही थी क्योंकि इनकी हालत इस कदर अबतर थी। अभी मैं खड़ी हैरान होकर इनको देख ही रही थी कि इनमें जो बूढ़ी औरत थी वो आकर मेरे गले लग गई और मुझे पागलों की तरह खुद में समाने लगी। मैं इसकी हरकत से डर गई, चूंकि मैं इसकी हरकत की वजह नहीं जानती थी। मैं इसे खुद से दूर करने लगी और इसे धक्का देकर दूर किया। ये क्या कर रही हो तुम? कौन हो तुम? तुम्हें यहाँ किसने कैद किया है? कौन हो तुम? सब जल्दी से बताओ मुझे। मैं खुद भी बहुत डरी हुई थी, लेकिन मैं ये जानना चाहती थी वह सब कौन थी। इन्होंने मेरे सवाल का जवाब ना दिया, बल्कि आपस में बातें करने लगी। एक लड़की ने इस बूढ़ी औरत को कहा कि आपको क्या हो गया है माँ? क्या आप इस लड़की को जानती हैं? तो वो बूढ़ी औरत रोते हुए कहने लगी, ये तो मेरी मरियम है। मैं इसे क्यों नहीं पहचानूंगी? ये बात सुनकर मैं और वो तीनों लड़कियां भी बहुत हैरान और परेशान लग रही थी। वो बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा रो रही थी। रोते रोते कहने लगी, मैं तेरी माँ हूँ मरियम, मेरे पास आ जा मेरी बच्ची, मैं तेरी माँ हूँ। मैं जानती थी कि वो मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ का नाम तो अस्मा था, जिनकी तस्वीर भी मैंने देखी हुई थी और 15 साल तक मैं इन्हीं के साथ रही थी। जब मैं 15 साल की थी तो अस्मा बीबी जानी मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी। ये औरत मेरी माँ कैसे हो सकती थी? मैंने तो इसे आज से पहले कभी देखा भी नहीं था। लड़कियां इस औरत को अपनी माँ कह रही थी और वो औरत मुझे अपनी बेटी कह रही थी। बात की कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो औरत रोते हुए बार बार मुझे अपनी तरफ बुलाती तो कभी मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश करती। मैं झंझला गई और चला कर पूछा, तुम सब कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तो वो औरत मुझे बताने लगी कि वो कौन है। इसने कहा कि मेरा नाम मारिया है और मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। ये तीनों ही मेरी बेटियां हैं, तुम भी मेरी बेटी हो और वो 5 भाई जिनको तुम अपना भाई कहती हो वो भी मेरी ही औलाद हैं। मैं इस दुनिया की सबसे बदनसीब माँ हूँ। तुम्हारा बाप अशरफ जो आज इस इलाके का वली वारिस बना हुआ है, शानदार हवेली का मालिक है, कभी इसके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती थी और ये दौलत कमाने के मुख्तलिफ तरीकों में पड़ा रहता था। इसको एक पीर बाबा मिला जिसने इसको एक अमल बताया। इसने इसका हाथ देखा और कहा कि जब तक तुम्हारे घर में एक सब्ज आंखों वाली बेटी पैदा नहीं होगी तुम गुर्बत में ही पड़े रहोगे, लेकिन जब वो बेटी तुम्हारे घर में पैदा हो जाए तो फिर तुम्हें दुनिया के सामने सिर्फ इसी को अपनी बेटी कहना पड़ेगा। तुम्हारे बाप ने जब ये सब पता करवाया तो इस वक्त हमारे 3 बेटे थे और 2 बेटियां थी, लेकिन इनकी आंखें सब्ज नहीं थी। इसके बाद हमारे घर में मजीद 2 बेटे और 1 बेटियां और आ गई, इसमें भी बेटियों की आंखें सब्ज नहीं निकली। फिर तुम इस दुनिया में आई और तुम्हारे इस दुनिया में आने के 1 हफ्ते के बाद ही तुम्हारे बाप का एक दोस्त अपने सब कुछ तुम्हारे बाप के नाम करके इस दुनिया से चला गया। ये इसी की हवेली है और इसी का कारोबार है। इस शख्स का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। तुम तुम्हारे बाप की खुशकिस्मती बन गई और इसने कहा कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इसको अपनी बाकी बेटियों से नफरत हो गई और इसने मुझे कहा कि मैं अपनी इन तीनों बेटियों को किसी के हवाले कर दूं या इनको दूर ले जाऊं और सिर्फ तुम ही मेरी बेटी कहलाओ, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मैं तो माँ हूँ, चूंकि मेरे लिए तो मेरी
मेरी सारी औलाद बराबर थी और तुम्हारे बाप के सर पर गोया भूत सवार था। वो ये जान गया था और इस बात पर बेइज्जत हो गया था कि तुम्हारी वजह से ही इसे दौलत मिली है, इसलिए अब सिर्फ तुम ही इसकी बेटी हो। मुखालफत करने पर इसने मुझे और मेरी तीनों बेटियों को यहाँ पर कैद कर दिया और हम 17 साल यहाँ पर कैद हैं। जिस आसमा बीबी को तुम अपनी माँ समझती हो, तुम्हारी माँ नहीं बल्कि तुम्हारे बाप की कजन थी, जिसके साथ तुम्हारे बाप के गलत ताल्लुकात थे। लेकिन इस बात को भी मैंने इसलिए बर्दाश्त किया था कि मैं इसके बच्चों की माँ थी। लेकिन फिर इसने हमें यहाँ कैद कर दिया और अस्मा बीमार होकर इस दुनिया से चली गई। मैंने 17 साल से ना तो अपने 5 बेटों को देखा है और ना ही तुम्हें देखा है। मेरे दिल पर क्या गुजर रही है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मेरी बच्ची, कुछ करो, हमें यहाँ से निकालो। मुझे मेरी माँ की बातों पर यकीन आ गया। तभी मेरा बाप मुझे इस कमरे से दूर रखता था, जबकि खुद यहाँ आया करता था। वो तीनों मेरी बहनें थी और माँ की हालत बहुत बुरी थी। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं भी अपनी माँ और बहनों के गले लग गई और रोने लग गई। मैंने सोच लिया कि मैं यहाँ से सीधी अपने कमरे में जाऊंगी और पुलिस को कॉल करूंगी, मगर जैसे ही मैं बाहर की तरफ पलटी, हम सबकी जैसे रूह फना हो गई और मेरे वालिद साहब खड़े थे और इनकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मैं ये सोचकर आगे बढ़ी कि मैं तो इनकी लाडली बेटी हूँ, तो मुझे कुछ नहीं कहेंगे और मेरी बात जरूर मानेंगे। अब आपने ये क्या किया है? आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ये मेरी माँ है और ये मेरी बहनें हैं। आप प्लीज इनको यहाँ से निकालें और बाहर ले जाएं। ये कितनी बुरी हालत में है, इनका क्या कसूर है? अब्बा, इन पर ये जुल्म ना करें और इनको यहाँ से निकालें। मैं बोल ही रही थी कि अब्बा का जोरदार थप्पड़ मुझे जमीन पर ले गया, जबकि मेरी माँ ने मुझे गिरने से बचाया। मेरे बाप को बहुत गुस्सा आ चुका था। इसने कहा कि जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम यहाँ नहीं आ सकती, तो तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे धोखा दिया, नकली चाबी बनवाई। तुम्हारे अंदर इतना धोखा और बहादुरी कहाँ से आ गई? तुम भी इसी काबिल हो कि अपनी माँ और बहनों के साथ यहीं पर रहो। मुझे अब तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। मैं हैरान व परेशान रह गई कि सारी जिंदगी मुझसे लाड करने वाले बाप ने आज मुझे भी यहीं फेंक दिया। जाहिर सी बात है कि जब इसका दिल अपनी तीनों बेटियों के लिए इतना सख्त हो सकता था, तो फिर मेरे लिए भी हो सकता था। मुझे तो वो सिर्फ इसलिए मोहब्बत करता था कि समझते थे कि शायद मेरी वजह से इनको दौलत मिली है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अगर मैं पुलिस को भी किसी तरह बुला लेती, तो पुलिस भी अब्बा की वाकिफ कार थी। पुलिस वाले तो अब्बा को सलाम ठोका करते थे और खानदान में ऐसा कोई नहीं था जो आकर अब्बा से टक्कर ले पाता। मैं एक ही कॉल कर सकती थी क्योंकि मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली थी और वो एक कॉल मैंने अपने बड़े भाई को की और इसको सब कुछ बता दिया। मुझसे हिसाब किताब में गलती हो गई कि मेरा बड़ा भाई तो ये सब कुछ पहले से ही जानता था, इसलिए वो भी अब्बा की तरह मुझ पर हंस दिया और कहने लगा, चलो तुम अपनी बहनों के पास पहुंच गई हो, वहीं पर आराम करो। हमारी आखिरी उम्मीद भी टूट गई और हम बुरी तरह रोने लगे। 2 हफ्ते तक मैं भी वहीं पर कैद रही। मेरी हालत भी बुरी हो गई कि 2 हफ्ते से ना तो मैं नहाई थी और ना ही ढंग के बिस्तर पर सोई थी। पर मुझे मेरी माँ की गोद मिल गई थी। मैंने अपनी बहनों से खूब सारी बातें की, वो सब बहुत अच्छी थी और अब हमें यहाँ से निकालने वाला कोई नहीं था। लेकिन फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। हमें लगा कि वो दस्तक है, लेकिन वो दस्तक नहीं थी, बल्कि कोई दरवाजा तोड़ रहा था। हम दीवार से लग गए, न जाने अब हमारे सर पर और कौन सी मुसीबत नासिल होने वाली है। वो शख्स दरवाजा तोड़कर अंदर आया तो इसे देखकर हम हैरान रह गए। वो मेरा सबसे छोटा भाई था। जब मैंने मेरे भाई को कॉल की तो मेरे छोटे भाई ने इसकी बातें सुन ली थी। मेरा छोटा भाई भी अपनी माँ से कभी नहीं मिला था कि जब वो बहुत छोटा था तो मेरी माँ को यहाँ कैद कर दिया गया था। मेरा ये वाला भाई मेरे दूसरे भाइयों और मेरे बाप से बहुत मुख्तलिफ था और कदरे समझदार भी, क्योंकि वो अकेला नहीं आया था बल्कि शहर की पुलिस को वहाँ लेकर आया था और वो भी SHO को मेरा भाई ही मदई बनाया और मेरे बाप के खिलाफ मेरी माँ और बहनों को हब्से बेशा में रखने का केस करवाया और हमें वहाँ से निकाला। मेरे बाप को पुलिस पकड़ कर ले गई और मेरा भाई हम सबको वहाँ से निकाल कर शहर ले आया। इसने मेरे बाप की दौलत से इतना हिस्सा निकाल लिया था कि इसने हमारे लिए घर लिया और एक छोटा सा कारोबार भी शुरू कर दिया। मेरा बाप बहुत असरो रसोख वाला था, लेकिन फिर भी इस केस से निकलने के लिए उसे बहुत हाथ पैर मारने पड़े और 7 साल हो गए, जबकि मेरा दूसरा भाई भी हमारे पास वापस आ गया और तीसरा भी। अब हम 3 भाई और 4 बहनें साथ रहती हैं। मेरी अम्मी दुआ करती हैं कि मेरे दोनों भाइयों को भी अल्लाह हिदायत दे और वो भी हमारे पास लौट आए। हमारी जिंदगी पहले से बेहतर हो जाए। हमारी जिंदगी पहले से बेहतर है। हम लोग एक साथ रहते हैं और अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं। नाज़रीन,
लेकिन इंसान की लालच का प्याला कभी नहीं भरता, क्योंकि इसमें नाशुक्री के सुराख होते हैं जो इसको कभी भरने नहीं देते। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।